बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, जय भीम, जय भारत। आज 31 अक्टूबर का दिन है। आज भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग अपना सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्यौहार ही मानते हैं। आज के दिन हम कुछ चर्चा, एक गंभीर चर्चा करना चाहते हैं। एक ऐसी चर्चा जो हमारे महापुरुषों का सपना था, एक ऐसी चर्चा जो भगवान बुद्ध से लेके गुरु रविदास जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब और अम्बेडकरवादी आंदोलन के जितने महापुरुष हैं उन सब की संघर्ष की गाथा और संघर्ष, जिस काम के लिए संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया, उस काम में हम काफ़ी लेट हो गए हैं, देर हो गई हमें। हमारे महापुरुषों ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था 18 मार्च 1956 को आगरा में, वैसे तो उन्होंने हर जनसभा में कहा, लेकिन 18 मार्च 1956 को आगरा में महिलाओं के एक सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि जाओ तुम अपनी दीवारों पर लिखो कि आने वाली 21वीं शताब्दी तुम्हारी है, तुम इस 21वीं शताब्दी में तुम इस देश के शासक हो, हुक्मरान हो। साहब कांशीराम जी ने कहा कि 21वीं शताब्दी जब शुरू होगी उस वक्त एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर और बाबा साहब को मानने वाले लोग होंगे और एक तरफ गांधी को मानने वाले लोग होंगे, आरएसएस के लोग होंगे। हमारे बीच में जो लबादा उठ के, अम्बेडकरवादी लबादा उठ के जो लोग बैठे हुए हैं छद्म भेष में, वो भी नंगे हो जाएंगे। ये साहब कांशीराम जी की विचारधारा थी। हमारे महापुरुषों की गई घोषणा के अनुसार, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो आगे की 10, 20, 50, 100 साल आगे की बातें सोचते हैं, तो आज उनकी बातों को, उनके सपने को पूरा करने का समय आ गया है। जब हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है और प्रोजेक्ट तैयार करके उसकी प्लानिंग की जाती है। इस प्लानिंग में साहब कांशीराम जी ने जो संगठन सबसे पहले बनाया था वो बामसेप था और बामसेप के लोगों को तैयार किया था कि वो विचारधारा का बचाव रखें, विचारधारा का फैलाव करें और विचारधारा को जिंदा रखते हुए और महापुरुषों के सपने को, महापुरुषों के संघर्ष को मरने ना दें। उसी काम में बामसेप के लोग करते रहे, कहीं धीरे करते रहे, कहीं या ठीक से किया। तो हमने जब साहब कांशीराम जी को 2003 में कैद कर लिया गया, या यूँ मानो कि 2003 से लेकर आज तक 2020 अक्टूबर 2020 अक्टूबर 2006 में हमारे बीच से कांशीराम जी चले गए और एक लीडरशिप का जो वैक्यूम था, एक हमारे बीच में एक नेतृत्व का जो संकट हमारे बीच में खड़ा हो गया, वो संकट बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारे देश के लोग जो जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं, उसमें से कुछ बेरड़ा बुद्धि के लोग जो अल्प ज्ञानी हैं, इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते, वो कहीं इधर उधर कहीं निगाह मारते हैं तो वो अपने आप को, हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन आज हम इसको हमारे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार उसके फ्रेमवर्क में स्टडी करते हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो आज का हमारा विषय है कि 15 अगस्त 2020 को हमने एक वीडियो डाली थी बीएसएस ने पंचशील श्रमण संघ में,
कि 2024 में दलित ही होगा इस देश का प्रधानमंत्री। बड़ी गंभीर बात थी, काफ़ी सोच समझ के, क्योंकि 2024 में अगर देश का प्रधानमंत्री होगा तो उसकी तैयारी आज से होगी। तो उस बात को बोले हुए लगभग 85 दिन हो गए, 75 सॉरी, क्योंकि 31 दिन अक्टूबर के, 30 दिन जो है सितंबर के, 15 दिन 16 दिन अगस्त के, 15 अगस्त को जो वो बात कही गई कि दलित ही होगा इस देश का प्रधानमंत्री 2024 में। आज उस बात को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। करेक्ट कैसे करते हैं कि कौन दलित होगा इस देश का प्रधानमंत्री। क्या गांधीवादी आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी से गालमेल करने वाले लोग, या उनके आइडियोलॉजी में पैदा हुए लोग इस देश का प्रधानमंत्री बनने के काबिल है? नहीं। एक ऐसा नेता जो कांग्रेस के अंदर बिहार से था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पूरी जिंदगी लगा दी उसने, बाबा साहब का पूरी जिंदगी विरोध किया उसने, साहब कांशीराम जी का विरोध किया, उसके बाद एक दाढ़ी वाला नेता, दलित नेता पैदा हुआ, उसने पूरी जिंदगी लगाई उनकी चर्चागिरी करते हुए, क्योंकि साहब कांशीराम जी ने किताब लिखी थी चमचा गुलाम। गुलाम कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री का पद किसी गुलाम को नहीं सौंपा जा सकता। इस देश के मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग राष्ट्रपति तो बना सकते हैं, प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी दलित को, गुलाम को नहीं बनाएंगे। तो फिर जो 15 अगस्त 2020 को घोषणा की कि दलित ही होगा देश का प्रधानमंत्री, तो कौन होगा? उसको एक तर्क की कसौटी पे हमें कसना पड़ेगा, क्योंकि 32 साल साहब कांशीराम जी के मिशन में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, या उसमें जो कुछ सीखा गया, भोला समझा गया, तो कांशीराम जी ने सबसे पहले अपने कार्यकर्ता के लिए 3 नियम बनाए। कौन कौन से नियम थे? सबसे पहले वो उनका कार्यकर्ता, जो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो कार्यकर्ता कैडर बेस होगा। कैडर बेस का मतलब उसको इस देश के इतिहास का, इस देश की विचारधारा का, टीम में किसको लिया पता है, हर बात का उसको ज्ञान होगा। नंबर 2, वो कार्यकर्ता एक ऐसी कम्युनिटी में पैदा होगा या उस कम्युनिटी से तैयार हुआ होगा जो ब्रॉड बेस हो। ब्रॉड बेस का मतलब देश के हर कोने में वो कम्युनिटी, वो जाति मिलती हो, वो कार्यकर्ता दूसरा उसमें से पैदा हुआ व्यक्ति होगा। तीसरा उसका गुण था मास बेस, कि ये वो जाति पूरे भारत में हो सकती है, लेकिन उस जाति में से वो व्यक्ति उन लोगों के विश्वास पे खरा उतर सकता है। इस पे खरा उतरने के लिए अम्बेडकरवादी विचारधारा पे अगर कोई आदमी काम करना या खरा उतरना चाहता है तो उसका एक फ्रेमवर्क है। वो फ्रेमवर्क कांशीराम जी हो गया, कैडर बेस, ब्रॉड बेस, मास बेस। दूसरा क्या था कि कांशीराम जी ने कुछ प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं शादी नहीं कराऊंगा, मैं जन्मभूमि नहीं जाऊंगा, और मेरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं होगा, वो इतनी जमीन भी मेरे नाम नहीं होगी जो उनकी कब्र बन सके। पूरी जिंदगी उन्होंने करके दिखा दिया। आज के दिन पूरे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कांशीराम जी की इस बात पे खरा उतरता हो, लेकिन
समय के साथ साथ कुछ चीज़ें अमेंड की जा सकती है कि कैडर बेस। तो हमने ये समय दिया कि पूरे भारत में हमने ये घोषणा की कि इस देश में 2024 का जब चुनाव होगा तो मोदी को जब रिप्लेस करेंगे, मोदी को जब इस देश से भगाएंगे, तो इस देश का प्रधानमंत्री दलित ही होगा। लेकिन कौन सा दलित होगा? जो आपका आज का राष्ट्रपति उस टाइप का कोविंद जैसा दलित नहीं, जो ब्राह्मणवादी होते, गुलाम राम ऐसा। कैसा होगा? वो अम्बेडकरवादी होगा। अब क्या अम्बेडकरवादी वही व्यक्ति है जो नीला गमछा गले में लपेट के और जय भीम बोले? ऐसा नहीं। इसके लिए किसी ड्रेस की जरूरत नहीं है। इसको आंतरिक तौर पे अपने आप को सेल्फ में प्यार करने की जरूरत है। उसके लिए आज 31 अक्टूबर का दिन, पूर्णिमा का दिन, और इसके लिए फिर सबसे पहले क्या होगा कि वो व्यक्ति होगा जिसकी आइडियोलॉजी अम्बेडकरवादी होगी। आइडियोलॉजी सबसे, लीडरशिप की आइडियोलॉजी सबसे बड़ी बात है। दूसरी क्या बात है कि आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी। तो वो व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री होगा, उस पार्टी की विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी, विचारधारा जो है अम्बेडकरवादी होगी। अब इस फ्रेमवर्क में हमें चेक करना पड़ेगा एक नेता को कौन है कि उसकी खुद की विचारधारा अम्बेडकरवादी है, उसकी पार्टी अम्बेडकरवादी हो, और तीसरा सबसे बड़ा शर्त क्या है कि उसके फॉलोवर भी अम्बेडकरवादी हो। उसके साथ उसकी टीम में काम करने वाले लोग वो भी अम्बेडकरवादी हो। ये तीसरी सबसे बड़ी शर्त होगी। और सबसे लास्ट सबसे बड़ी शर्त जो है कि हु विल बी द कैंडिडेट। मैं इस देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा वो बाद में हम डिसाइड करेंगे, लेकिन ऐसी विचारधारा की पार्टी, ऐसे फॉलोवर जो अम्बेडकरवादी हो, तो उस पार्टी की टिकट पे चुनाव कौन लोग लड़ेंगे? क्या उस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए जो भारी अटैची करोड़ों रुपए के डोनेशन देने वाले लोग होंगे? कौन लोग होंगे? साहब कांशीराम जी की एक थ्योरी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये तो हमारे समाज के, बहुजन समाज की उस रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन क्या जाति का होने से उसको टिकट दी जा सकती है, चुनाव में उतारा जा सकता है? नहीं। कौन होगा? उसके लिए वही शर्त है कि वो कैंडिडेट नंबर 1 कैडर बेस हो, नंबर 2 ब्रॉड बेस हो, नंबर 3 मास बेस हो। तो वो ऐसे वर्कर को, केवल कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़वाया जाएगा, और वो ऊपर से कोई भी ऐसे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता। ऐसे किसी व्यक्ति को रातों रात लेके नहीं आया जा सकता। ये जो चौथी हमारी शर्त इस 2024 के चुनाव के लिए रहेगी। अगर ऐसा सब कुछ है, ये सब कुछ बड़ा आसान सा लगता है, तो हाउ टू फाइट द इलेक्शन विदाउट मनी, ये सब कुछ संभव है। आपका नेता आपको अम्बेडकरवादी मिल जाएगा, पार्टी आप अम्बेडकरवादी बना लेंगे, फॉलोवर आप अम्बेडकरवादियों को अपने साथ जोड़ लेंगे या नहीं जोड़ लेंगे, तो कैडर दे के उनको अम्बेडकरवादी बना देंगे। कार्यकर्ता आपका कैडर बेस हो सकता है, ब्रॉड बेस हो सकता है, मास बेस हो सकता है। ये सब चीज़ें, चारों पांचों बातें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पार्टी को रन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसका जवाब साहब कांशीराम जी ने बहुत पहले दिया था। क्या दिया था कि उस वक्त बहुत पहले काल का इलेक्शन में
टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में देते हुए साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोग 3000 करोड़ के जूते पहनते हैं। जूते हर साल 3000 करोड़ के जूता खरीदते हैं, 3000 करोड़ के। और हमें चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए? 542 सीट है। अगर 542 सीट लड़े तो इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के अनुसार तो 65 लाख रुपए एक सीट पे चाहिए, 400 करोड़ रुपया चाहिए। अगर इसको छोड़ दें कि तब तक 2024 तक ये 1 करोड़ रुपये अगर हो जाएगी चुनाव लड़ने की शर्त, तो कितना पैसा चाहिए? 542 करोड़। जो समाज 3000 करोड़ रुपए का जूता हर साल खरीद सकता है, क्या वो अपने आप को शासक बनाने के लिए, क्या वो अपने आप को गुलामी से छुटकारा देने के लिए, उद्योगपति बनने के लिए, अपनी बहन बेटियों के साथ जो लगातार जुल्म जाती, दादागिरी, बदमाशी होती है, जिसके लिए हम FIR करवाने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए धरने लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सड़कें जाम करते हैं, फिर वाहवाही करते हैं, मीडिया में फोटो छपते हैं, उन सब के लिए क्या एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? केवल एक छोटा सा काम करना। क्या काम करना है? कि आप जो जूता पहनते हैं, कितना? आप 100 रुपये का पहनते हैं, आप 500 रुपये का पहनते हैं, आप 1000 रुपये का जूता पहनते हैं, आप 5000 रुपये का, 2000 रुपये का जूता पहनते हैं। केवल एक काम करना है आपने कि इस फ्रेमवर्क में जो पार्टी, जो लीडरशिप फिट बैठती है, उसकी घोषणा हम आगे करेंगे 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को इस पार्टी की घोषणा करेंगे कि ऐसे नेता को, ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसी पार्टी को जो आपके बाबा साहब का सपना, जो बाबा साहब का सपना था कि इस देश का भारत सम्राट अशोक का भारत जैसा भारत है। सम्राट अशोक के समय में जो भारत था, इस देश के अंदर जो राज धर्म जो था भगवान बुद्ध का, वो धर्म जो राज धर्म था, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 13 अप्रैल 1699 को बिहार से आके, बौद्ध बिहार का प्रदेश जो था, बिहार से आके, और कहाँ खालसा पंथ की नींव रखते हुए पंजाब में क्या कहा था कि राज बिना ना धम चले है, धम बिना सब दले मले हैं। ये तो 300-350 साल पहले गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया। गुरु गोविंद सिंह को आप धार्मिक गुरु मानते होंगे, मैं ये कह रहा हूँ वो मीरी और पीरी के फकीर थे, धर्म के साथ साथ वो राजपाट के भी फकीर थे, शासक भी थे। तो गुरु गोविंद सिंह हमारे जितने महापुरुष हैं, उन्होंने हमें समय समय पर जगाया है। गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जा मिले सबन को अन, ऊंच नीच सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो इन सारी शर्तों पे जो लीडरशिप, जो नेता इस पे खरा उतरता है, जिसकी पार्टी इस पे खरा उतरती है, जिसके कार्यकर्ता इस पे खरा उतरते हैं, जिसके कार्यकर्ताओं में अनुशासन होगा, जिसके कार्यकर्ताओं में छल बल टाइप की चीज़ ना हो, एक अच्छे के लिए समता, समानता, भाईचारा और अपने समाज को बहुजन समाज बनाने के लिए कृत संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो, ऐसे कार्यकर्ताओं की सोच हम खड़ी करेंगे तो आप अपने बच्चों को मांगने वाला बनाना चाहते हैं या देने वाला बनाना चाहते हैं? अगर आप अपनी संतान को, आपका बेटा है, आपका पोता है, आपका दोता है, अगर आप उसको ऐसा बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने देने वाला बनाना चाहा, शासक बनाना चाहा, उन्होंने कुर्सी को अहमियत दी। साहब कांशीराम जी पंजाब से आए, पंजाबी भाषा थी उनकी, वो गुरु किले की बात करते थे।
गुरु के लिए। किसको कहा गुरु के लिए? पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स का मास्टर विच कैन ओपन ईच एंड एवरी टाइप लो। हम हमारे लाखों संगठन हैं, वो एक ही बात करते हैं जब मीटिंग करते हैं, जब कोई बात की चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ कोई राजनीतिक बात कोई नहीं, लानत है, शर्म आनी चाहिए। राजनीतिक बात नहीं करोगे। अगर आप राजनीतिक बात नहीं करोगे तो बाबा साहब के समाज में पैदा होगे, सब बाबा साहब के घराने में पैदा होगे, बाबा साहब की विचारधारा में पैदा होगी, बाबा साहब के संघर्ष की वजह से मिले हुए रिजर्वेशन की वजह से जो तुमने शिक्षा पाई है, जो तुमने अच्छा मकान बनाने की, अच्छा ओढ़ना पहनने की, अच्छी गाड़ी और बंगला लेने की जो आप में कुव्वत आई है, योग्यता जो आई है, आप उस फैमिली में पैदा होगे। बाबा साहब और कांशीराम जी के परिवार के लोग हो के आप राजनीति से छुटकारा चाहते हैं, राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। मुझे तो शक है कि आप इस परिवार के जीव भी है कि नहीं। गलती से कहीं और कोई युद्ध तो हमारे समाज में पैदा नहीं हो गया। कोई दूसरी जाति प्रजाति के लोग तो आप नहीं हैं। आप इतने डरते हैं राजनीतिक बात करने से, राजनीति करने से। आपके संतान आपको माफ नहीं करेगी, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। साहब कांशीराम जी ने एक बात कही थी कि हमारे बच्चों के साथ जब भी जुल्म जाती होती है बहन बेटियों के साथ तो हम लड़ते हैं, दुखी होते हैं। उन्होंने कहा इस देश के अंदर मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, किसी मुगल की बेटी के साथ, किसी पठान की बेटी के साथ, किसी अंग्रेज की बेटी के साथ कभी कोई रेप नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ। शासक कौम के साथ बलात्कार नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार ना हो, कोई अच्छा कर्म ना हो, आपको नीचा ना देखना पड़े। तो उसका केवल एक मात्र हल है। क्या हल है? आपको शासक बनना होगा। आप IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, क्लर्क, असिस्टेंट, पता नहीं क्या क्या घर में पैदा करते हो, कमांडो पैदा करते हो, सिपाही पैदा करते हो। क्या आप अपने घर में शासक पैदा नहीं कर सकते? क्या आप अपनी संतान को, आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को, अपने पढ़ी लिखी बहू को इस बात के लिए इजाज़त देंगे कि वो शासक बनने के लिए आगे आए? वो शासक बनने के लिए आगे आए। अगर आप ऐसा कर लेंगे, आपके पीढ़ियां दर पीढ़ियां, आने वाला भविष्य उसका बदल जाएगा। आप बहुत बड़ी ताकत अर्जित कर लेंगे। आने वाली संतानें आपकी पोर्ट्रेट को बहुत उचित जगह स्थान देंगे जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे। आपके रहते रहते बहुत कुछ हो जाएगा। आप एक आसान राष्ट्रीय ध्वज में लिपट के जाना चाहते हैं इस दुनिया से, एक सम्मानजनक झंडे के साथ, सम्मानजनक भीड़ के साथ, जय जय भीम के नारे के साथ इस दुनिया से विदा होना चाहते हैं? आइए मेरे साथ मिलके, हम सब मिलके एक लड़ाई लड़ते हैं, एक संघर्ष करते हैं, महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाते हैं। साथ कांशीराम जी और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए एक आंदोलन आपा खड़ा करते हैं। और इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा 2024 का अगले अंक में खुलासा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसका आइकन जो है घंटी उसको आप दबा के, और बाकी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिनको आप शासक बनाना चाहते हैं उनके पास वीडियो जरूर भेजें। जिनको गुलाम बनाना चाहते हैं जिस रिश्तेदार को, उनके पास प्लीज़ मत भेज देना, क्योंकि गुलाम की कोई इज्जत नहीं करता। हमें भी गुलामों की ज़रूरत नहीं है। हमें जो शासक करता जमात है, जो शासन करना चाहते हैं, जिसमें हौसला है, बुलंदी है, पॉजिटिव थिंकर है, उनको हम साथ लेके चलना चाहते हैं।
तो ये बाबा साहब के सपने को, साहब कांशीराम जी के सपने को पूरा करने के लिए हम आगे आ चुके हैं। इन सब बातों के साथ अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं। आज बस केवल इतना ही।